हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू के मैथ सिलेबस के 6 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो देखिएगा, जेएनयू यूनिवर्सिटी के बारे में देख रहे हैं और उसमें भी कौन सा देख रहे हैं? 6th सेमेस्टर। 6 सेमेस्टर के मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर 2 पेपर है आपके। एक तो आपके लिए यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मैकेनिक्स, यानी मैकेनिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सेकंड जो आपका है उसके अंदर आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्म एनालिसिस, एंड जिसके अंदर लाप्लास बुक के बारे में आपको देखना है। तो यहाँ पे आपके पास 3 बुक्स है, ठीक है। एक आपके पास स्टैटिक्स हो सकती है, मैकेनिक्स हो सकती है, रिजिड बॉडी है, ये पूरा एक मिला के एक पेपर है, ठीक है। इनके अंदर यूनिट्स बटी हुई है, 2 यूनिट्स एक बुक में, 2 यूनिट एक बुक में, 1 यूनिट एक बुक्स के अंदर। और दूसरी आपकी जो बुक है वो है लाप्लास बुक, और उसके अंदर पूरा का पूरा एक पेपर आपका दिया हुआ है। यानी इस साल मतलब 6 सेमेस्टर के अंदर आपके 2 पेपर होने वाले। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट आपके पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, आपका जो फर्स्ट पेपर है वो है आपका मैकेनिक्स। तो पेपर में पहला पेपर कौन सा होगा? मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर उसके अंदर उसके बहुत सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि यह फिजिक्स पर आधारित है। तो फिजिक्स के लिए नियम और हमारा बेसिक स्ट्रांग होना जरूरी है। फिर इसके अंदर फॉर्मूला आता है, दूरी के बारे में पढ़ेंगे, वस्तु को ऊपर फेंका तो क्या होगा, नीचे फेंका तो हुआ, साम्यावस्था में कोई वस्तु है तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, साम्यावस्था नहीं है तो क्या पड़ेगा, बल साम्यावस्था में है किस प्रकार से है, जड़त्व क्या, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उनके फॉर्मूले और उनके उपयोग भी आपको देखने कि भाई इस स्थिति में है, कोई कैटेनरी बन रही है तो उसका क्या होगा। तो सबसे पहली जो हमारी यूनिट आएगी वो आएगी समतलीय बल और घर्षण। तो यहाँ देखिए, अब देखो, समतलीय बल और घर्षण। अब इसके अंदर आपको बल के बारे में देखना है। तो बल तो हम क्लास 10th के अंदर 11th 12th में पढ़ के आए। अब उसके अंदर समतलीय बल किस प्रकार से कार्यरत होंगे, और बल को समतल में बिछा दिया जाए, कितने बलों को कितना प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है उसके बारे में देखा जाएगा। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे है रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। भाई दृढ़ पिंड है, दृढ़ पिंड मतलब अंदर से बिल्कुल ठोस है, ऐसा नहीं है चकती आकार का नहीं है, बिल्कुल ये है, और ये बिल्कुल अंदर से क्या है, भरा हुआ है, दृढ़ पिंड है। अब इस दृढ़ पिंड का जो परिणामी बल होगा, यानी कुल इसके ऊपर जितने भी बल, एक बिंदु के ऊपर जितने भी बल आरोपित किए जाएंगे उनका परिणामी बल क्या होगा, साम्यावस्था में उसके बलों का मान क्या होगा। दूसरा हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, फ्रिक्शन, घर्षण। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ से घर्षण से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ से परिभाषा पूछी जाती है और यहाँ से एक सवाल भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिविमीय साम्यावस्था और कल्पित कार्य, इक्विलिब्रियम इन 3D एंड वर्चुअल वर्क। अब कल्पित कार्य का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु के ऊपर किया गया कार्य कितना है, कितने डिग्री पर चेंज हो जाएगा, उस पर क्या क्या बल का परिमाण आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था। भाई किसी वस्तु पे बल कर रहे हो तो उसके ऊपर लगाया गया बल, आरोपित बल, परिणामी बल है, दोनों बराबर है या कम ज्यादा है, साम्यावस्था में है, असाम्यावस्था में नहीं है। सेकंड क्या पढ़ेंगे, फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, यानी त्रिविमीय, है ना, त्रिविमीय में बल, यानी जो आपके स्पेस के अंदर कोई वस्तु रख दी जाए, कोई बिंदु रख दिया जाए, उसके ऊपर बल का परिणाम क्या आएगा, परिमाण क्या आएगा। फिर है पॉइंट्स और सेंट्रल एक्सिस, इसका केंद्रीय अक्ष, ये थोड़ा हिंदी टाइपिंग आप देख लेना, पॉइंट्स और एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, सेंट्रल एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके यहाँ से फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है ब्रांचेस, ठीक है, यहाँ से भी आपको डेफिनेशंस पूछी जाती है। फिर है वर्चुअल वर्क और कॉमन कैटेनरी। अब कॉमन कैटेनरी और वर्चुअल वर्क में देखोगे यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब कॉमन कैटेगरी का मतलब सिंपल सी बात है कि भाई आपने घर के अंदर कपड़े सुखाने के लिए जो डोरी बांधी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट बांधते हैं, लूज स्ट्रेट बांधते हैं, तो जो ये स्ट्रेट डोरी होती है, अब यहाँ से अपन ये जो शेप बन रहा है, ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन कैटेगरी। ये तो इसकी स्ट्रेट लाइन है। अब इसी को थोड़ा 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 करके हमने क्या कर दिया, ढीला कर दिया, तो ये जो आकार बनता जा रहा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन कैटेगरी का आकार होता जाएगा।
तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कॉमन कैटेगरी के किनारों के ऊपर बल आरोपित कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, एक साइड ज्यादा कर दे एक साइड कम कर दे, दोनों के साइड दोनों किनारों के ऊपर समान बल आरोपित कर दे यानी साम्यावस्था में लाएंगे तो क्या क्या होगा, तो इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाती है हमारे पास काइनेटिक, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और ये स्कोरिंग है, क्यों है, क्योंकि वहां पर अपन को ज्यादा सोचना है, वो सारी चीजें नहीं आ रही, फॉर्मूला है सारे पूरा पूरा फिजिक्स बेस, फॉर्मूला बेस है, आपको नियम समझना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना, जब तक आपको खुद को नहीं आएगा तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज के एक एक शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडिकल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। भाई जो आप ध्रुवांतर रेखा खींचोगे, भाई किसी बिंदु है, कोई वक्र है, उसका कोई भी बिंदु ले लोगे, उस पर आप ध्रुवांतर रेखा खींचोगे, तो ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जो वेग आरोपित हो रहा है और उसके ऊपर जो लंब खींचोगे अभिलंब की दिशा में जो बल आरोपित हो रहा है, वेग आरोपित किया जाएगा, जिसे वस्तु क्या करेगी, आगे की ओर गति करेगी। तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। भाई यहाँ पे आप कोणीय वेग के बारे में पढ़ोगे, ओमेगा थीटा पढ़ोगे, तो ये सारे यहाँ से फॉर्मूले पढ़ने और उस फॉर्मूला आधारित आपको बहुत सारे क्वेश्चन करना है। तो ये आपका स्कोरिंग पार्ट है, तो यहाँ से आपको 100% ये चीज पढ़ के जानी है और यहाँ से आपको बड़ा क्वेश्चन भी मिल सकता है, इस पोर्शन पे आप ध्यान। अब दोनों डिपेंड करेगा, यहाँ पर वेग भी पूछा जाएगा, त्वरण भी पूछा। अब यहाँ पे देखो अनुप्रस्थ वेग, अनुदैर्ध्य वेग, ठीक है ना, अर्य वेग आपको पूछा जाएगा, अनुप्रस्थ वेग पूछा जाएगा, अर्य त्वरण पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा आपके पास, अनुप्रस्थ त्वरण पूछा जाएगा। इसके बाद आपको पूछा जाएगा स्पर्श रेखीय वेग और स्पर्श रेखीय त्वरण, जो हमारा सामान्य वेग होता है उसके लिए, यानी जो स्पर्श रेखा की दिशा में आरोपित किया जाएगा उसके बारे में पूछा जाएगा, और इसी के साथ आएगा कोणीय वेग, ठीक है। तो ये चार चीजें यहाँ से रिलेशन इनके बीच में संबंध पूछा जा सकता है, आपको पर स्वतंत्र रूप से एक एक चीज पूछी जा सकती है। आपको ऐसा कहा जा सकता है कि अर्य वेग अनुप्रस्थ वेग के बराबर है, तो क्या फॉर्मूला आएगा या क्या परिणाम हमें प्राप्त होगा कि भाई अनुप्रस्थ वेग या अनुप्रस्थ त्वरण और अर्य त्वरण आपस में बराबर है, तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलेगा। ये आपका मोस्ट पार्ट रहेगा जिसको आपको पढ़ना है। इसके बाद ही है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंटियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन। भाई जो आपका स्पर्शरेखीय और अभिलाक्षणिक यानी सामान्य दिशा में, भाई एक तो सामान्य दिशा हो गई जो हमने रेखा खींची ध्रुवांतर रेखा, एक हो जाएगी उसकी स्पर्श रेखा, तो इनके मध्य जो वेग होंगे यानी स्पर्श रेखीय वेग आपको पढ़ना है यहाँ पे, जो मैंने अभी बता दिया था, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SH, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। सरल आवर्त गति, भाई सरल आवर्त गति आप सामान्य फिजिक्स में पढ़ के आए, अब ये टॉपिक किसमें, मैकेनिक्स के अंदर आ जाएगा, और ये मैकेनिक्स किसके अंदर पढ़नी है अपन को, मैथ्स के अंदर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भले आप ग्रेजुएशन लेवल के लिए मानो भले वह कॉम्पिटिशन लेवल के लिए मानो, दोनों से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसका फॉर्मूले देखने पड़ेंगे और फॉर्मूले का यूज देखना पड़ेगा कि भाई कोई भी वस्तु है, ये इसकी साम्यावस्था स्थिति है, भाई यहाँ से वस्तु यहाँ जा रही है, पुनः वापस पहला ये राउंड हो गया, सेकंड वापस आएगी, फिर वो यहाँ से जाएगी और फिर वापस यहाँ आएगी, तो ये चार स्थितियों में इसके वेग का क्या प्रभाव होगा, हर प्रत्येक बिंदु पर त्वरण क्या होगा, समय कितना लग रहा है, ये सारी चीजें हमें SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति में पढ़े। नेक्स्ट देखो क्या है, मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम के अंतर्गत गति। भाई अब गति कैसे होगी, ये फिजिक्स का नियम है और अब हमें मैथ्स में पढ़ना है, तो इस नियम का प्रयोग करके हम किस प्रकार से गणित के सूत्रों का, गति के सूत्रों का, जो आपने गति के 3 नियम पढ़े, गति के 3 समीकरण पढ़े, उनके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, उनको समझना है, उन पर आधारित सवाल देखने कि वस्तु को किस प्रकार से ऊपर फेंका जाए तो क्या होगा, और उस नियम का वहां पे किस प्रकार से उपयोग करेंगे। फोर्थ यूनिट होगी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण। अब जड़त्व आघूर्ण आप देखोगे तो सबसे पहले हमें द्रव्यमान समझना पड़ेगा, फिर द्रव्यमान समझने के बाद हमें क्या देखना पड़ेगा कि कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान बिंदु है कहाँ पर, भाई वहां पर साम्यावस्था किस प्रकार से संबंधित है, भाई बेलन है तो क्या होगा, गोला है तो क्या है, चकती है, दृढ़ पिंड है, अन्य कोई आकृति है तो उनका मास बिंदु कहाँ है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले आपको यहाँ से परिभाषा मिलेगी, यानी 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से मिल सकता है। आपको जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा पूछी जा सकती है, उस पर आधारित फॉर्मूला पूछा जाए, तो ये आपको देखना है। फिर आपको पढ़ना है मूवमेंट एंड
प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्पेस स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर लेमिनस, यानी आयताकार, वर्गाकार, त्रिकोणीय पटलिकाओं का जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व गुणनफल। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपने इसकी परिभाषा समझी, फिर आप इसका फॉर्मूला देख लोगे, उसके बाद में यहाँ से आप फिक्स याद करके जाना, फॉर्मूला पूछा जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, अलग अलग आकृतियों के ऊपर भाई जड़त्व आघूर्ण किस प्रकार से वेरी करता है, किस प्रकार परिवर्तित होता है, वहां पर उनका फॉर्मूला क्या होगा। भाई चकती है तो फॉर्मूला क्या होगा, बेलनाकार प्लेट है, बेलनाकार कोई वस्तु है तो उस जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको देख के, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। फिर है मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर एंड इलेप्टिकल प्लेट्स। पहले हमने क्या किया भाई, फ्लैट फ्लैट चीजें देख ली, आयत देख लेंगे, वर्ग देख लेंगे और त्रिकोण पटलिकाएं देख लेंगे, ठीक है ना, जो हमारे पास ट्राइंगुलर लेमिनस होगा उसको देख लेंगे। उसके बाद हम किस पे जाएंगे, वृत्ताकार पट्टिका पे जाएंगे, यानी वृत्त पे जाएंगे या दीर्घवृत्त पे जाएंगे, उसके ऊपर जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले क्या होंगे। अब एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, 2 मार्क्स के अंदर सीधा फॉर्मूला भी पूछा, यहाँ से पहले तो आप एक पेपर पे सारे फॉर्मूले लिख देना और फिर आप उसके क्या करना, क्वेश्चंस करना। फिर है मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर एंड कोन। देखो सबसे पहले फ्लैट सरफेस पे गए, पहले 2D से कहाँ गए, 3D की ओर। यहाँ पर हमने सिर्फ डेफिनेशन आप पढ़ोगे, फिर आप 2D के सब्जेक्ट पढ़ोगे, यानी आयत वर्ग ये देखोगे, उसके बाद आप देखोगे वृत्ताकार प्लेट्स के बारे में देखोगे या दीर्घवृत्त के बारे में देखो, फिर सीधी 3D इमेज के अंदर देखोगे कि जड़त्व आघूर्ण वहां पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोला और शंकु, तो गोले और शंकु के प्रत्येक बिंदु पर जड़त्व आघूर्ण किस प्रकार से प्रभावित होता है वो आपको यहाँ पर, तो यह भी अच्छा चैप्टर है, इसको आप पढ़ सकते हो, इसके न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, फिफ्थ यूनिट है आपके डी एलम्ब्रेट प्रिंसिपल एंड रिजिड डायनामिक। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक डी एलम्ब्रेट सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा और यह सिद्धांत इस यूनिट का मोस्ट पार्ट है। यहाँ से भी आपको भले वो सिद्धांत पूछा जा सकता है और सिद्धांत का यूज इस पार्ट के अनुसार भी पूछा जा सकता है। तो आप देखोगे सबसे पहले तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी एलम्ब्रेट प्रिंसिपल, ये खुद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रिंसिपल का कथन आपको याद होना चाहिए और उसके आगे के क्वेश्चन भी आपको, यानी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर है जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, भाई कोई दृढ़ पिंड है तो उसका सामान्य समीकरण क्या होगा, तो वो आपको स्थितियां इसकी भिन्न भिन्न पढ़नी है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आना है, मोशन ऑफ सेंटर इनर्शिया एंड मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ इनर्शिया, भाई जड़त्व केंद्र की गति और जड़त्व केंद्र के सापेक्ष गति। अब जड़त्व केंद्र का मतलब क्या है भाई, एक मास पॉइंट होगा जहां पर उस पूरे पिंड का साम्यावस्था बिंदु होगा, तो वह साम्यावस्था बिंदु के आधार पर हमें देखना है कि उसके सापेक्ष किसी वस्तु की क्या गति होगी, यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलेगा, तो यह इस पॉइंट पे आपको फोकस करना। इसके बाद है मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस अंडर फाइनाइट फोर्सेस, भाई परिमित बल के अंतर्गत एक निश्चित अक्ष के परित गति। भाई आपने क्या किया, परिमित बल के अंतर्गत यानी एक वस्तु ले ली, उसके परिमित बल है, निश्चित है भाई, आपने 2 बल लगाए, 3 बल लगाए, 4 बल लगाए, जितने भी बल लगाए पर परिमित है। फिर उसका एक निश्चित अक्ष के परित गति है, भाई जैसे आप शंकु का निर्माण देखते हो, जैसे आप बेलन का निर्माण देखते हो, तो एक अक्ष के परित उसका घूर्णन के कारण उस आकृति का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज का भी ध्यान है। पर सबसे ज्यादा ये दोनों टॉपिक रहेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने के क्या रहेंगे, चांसेस है। तो यह जो हमने सिलेबस देखा है ना, ये किसका है अभी तक, मैकेनिक्स का। अब इसकी सेकंड बुक कौन सी है हमारे पास, लाप्लास की है ना, ट्रांसफॉर्म एनालिसिस, तो हम उसको भी देख लेते हैं। 6 सेमेस्टर के अंदर मैंने आपको बता दिया इसमें कितनी बुक शामिल है, 2 बुक शामिल है। सबसे पहले हमने मैकेनिक्स के बारे में बात कर ली, सेकंड जो आपकी बुक्स है वो लाप्लास है, यानी आपके पास जो है ट्रांसफॉर्म एनालिसिस। अब ट्रांसफॉर्म एनालिसिस का मतलब क्या, देखो एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का विश्लेषण करना, उस चीज को देखो परखो, फिर उसके बारे में समझो कि हाँ यहाँ से क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि आपने अवकलन और समाकलन में पढ़ा था, भाई अवकलन और समाकलन है क्या, एक प्रकार के ऑपरेटर है, भाई एक्स के ऊपर डी बाई डी एक्स लगाए तो क्या फर्क पड़ेगा, और एक्स के ऊपर समाकलन का चिन्ह लगाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ये एक प्रकार के ऑपरेटर है जिसको आप पीछे वाली वस्तु यानी जो भी चर है, एक्स है, वाई है, जेड है, कोई भी बहुत बड़ा पद है, उसके आगे लेके जाते तो उसमें क्या परिवर्तन आता है, तो वैसा का वैसा यहाँ पर है लाप्लास पढ़ने वाले, कि भाई किसी के आगे एल लगा दिया, लाप्लास लगा दिया, तो उसका क्या परिणाम होगा, आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा। अब यहाँ पर देखो
सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका सिलेबस मिल रहा है, सिलेबस एक साथ लिखा हुआ है यहाँ पे सेपरेटेड पार्ट में, तो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर 5 यूनिट है आपके पास। सबसे जो पहली यूनिट है, तो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे आपने क्लास 11th में जाते सिंपल सा अवकलन पढ़ा, फिर क्लास 12th के अंदर गए तो अवकलन के अनुप्रयोग देखे, वापस फिर गए तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी। वो अवकलन आने के बाद में धीरे धीरे एक एक लेवल बढ़ता गया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि सीखोगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको किसी फलन के ऊपर लगाने पर उसके क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर देखना है इसकी डेफिनेशन। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका अस्तित्व क्या है। अस्तित्व का अर्थ है कि उसको किसी फलन के ऊपर प्रत्यारोपित करने पर, लगाने पर उसका आंसर क्या आएगा। अब जैसे अवकलन के फॉर्मूले होते हैं ना, वैसे वैसे इसके भी प्रत्येक पद के क्या है, अपने अपने फॉर्मूले। उन फॉर्मूलों को आपको आना चाहिए और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, 2 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे देखोगे तो सब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप यह ध्यान रखना, शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, शिफ्टिंग थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि x माइनस ए है तो फलन के ऊपर क्या परिवर्तन आ जाएगा। पर ध्यान रखना लाप्लास होगा एल के लिए शब्द जैसे डी बाई डी एक्स यूज किया जाता है, इसके लिए हर फंक्शन के आगे एल और उसके अंदर कुछ भी लिखा होगा, जैसे एल ऐसे बनाया होगा ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ होगा, यानी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। आपको उन फॉर्मूलों को पढ़ना है और उनका उपयोग करना है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, इसके फॉर्मूले है भाई अवकलज के। फिर है इंटीग्रल यानी समाकलन के इसके फॉर्मूले। उसके बाद देखोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन मल्टीप्लिसिटी एंड डिवाइड बाय टीएन। अब टी की पावर एन के फॉर्म में है तब उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन है, आवर्ती फलन है, खुद को कितनी बार दोहराने के बाद सेम ही आवर्ती मान प्राप्त होगा, वो है आपको यहाँ से पढ़ना है। इनवर्स लाप्लास, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। वैसे ये पूरा फॉर्मूला आधारित है, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों चीजें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। फर्स्ट एक पेपर के ऊपर सारे फॉर्मूले लिखना, वो यूज करना। फिर है ट्रांसफॉर्म एंड द इट्स प्रॉपर्टी एंड कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम भी आपको पढ़नी है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये भी आपके लिए क्या रहेगी। आप मानो तो ये फर्स्ट यूनिट अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि रियल में ये बात होती है कि हमारी प्रोसेस ज़्यादा अच्छी होती है, तो हमें जब फॉर्मूला याद है तो हम उसको सही ढंग से आराम से क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ करके किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और थिंकिंग होने पर हमें वहाँ पे समय लगता है भाई, सोच वास्तविकता में वो सोचने वाली चीज़ ज़्यादा ईजी होती है। फिर भी आपको अभी के एग्जाम के लिए फॉर्मूलेज याद रखना है, जितने भी फॉर्मूलाज है एक पेपर पे लेके उनको रेगुलर दोहरान कर। सेकेंड यूनिट देखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले आपने क्या क्या देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या, ये पढ़ोगे की परिभाषा, फॉर्मूले पढ़ लोगे, स्थानांतरण पढ़ लोगे, प्रमेय पढ़ लोगे सारा। अब उसका यूज क्या है, ये सेम ही है, पहले सिंपल पढ़ा फिर धीरे धीरे उसका उपयोग और आगे आगे चीजें देखते जाओगे। एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये आपको ध्यान रखना है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। पहला कि भाई एक ऐसी डीई को हम सॉल्व करने वाले हैं जिसके सारे के सारे कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नंबर्स है, 2 है 3 है, कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, एक्स वाई नहीं होगा, उसके गुणांक नहीं होंगे। तो ऐसी डी है तो उसको आप लाप्लास के फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हो, भाई अंदर एक इक्वेशन लिखी होगी, आगे लाप्लास संकारक लगाया होगा और फिर आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये आप ध्यान रखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म रियलिटी में है क्या, कि जैसे जैसे अवकलन और समाकलन के संकारक होते हैं डी बाई डी एक्स, वैसे वैसे एक लाप्लास संकारक है जो किसी फलन के आगे लगता है तो उसका रूपांतरण हो जाता है अन्य किसी वैल्यू के अंदर होता है। तो आगे देखो वेरिएबल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट है, पहले तो हम पढ़ेंगे कांस्टेंट फिर पढ़ेंगे वेरिएबल। फिर एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, यहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन मिलता है, तो इस टॉपिक के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना, इसके क्वेश्चन आपको करके ही जाने। आगे देखिएगा।
अब देखो थर्ड यूनिट क्या है, फूरिये ट्रांसफॉर्म। अब देखो ये आपको तो किसी भी हालत में अच्छे से पढ़ के जानी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब फूरिये ट्रांसफॉर्म के थ्रू ही, जैसे टेलर पर में आप पढ़ते हो जिससे आपके पास बहुत सारे क्या आ जाते हैं, फलनों के मान आ जाते हैं, वैसे वैसे फूरिये ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा है, अब आप मैथ्स के अंदर इसको पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो याद देखोगे डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ फूरिये ट्रांसफॉर्म। भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ लिया, यानी एल संकारक के बारे में आपने देख लिया। अब फूरिये ट्रांसफॉर्म देखोगे तो उसकी पहले परिभाषा पढ़नी है, फिर इसका उपयोग आपको देखना है, इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। फिर आप पढ़ोगे इनवर्स फूरिये ट्रांसफॉर्म, जैसे लाप्लास और फिर इनवर्स लाप्लास पढ़ोगे, वैसे वैसे फूरिये ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे, उसके बाद इनवर्स फूरिये ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे। फिर रिलेशन बिटवीन द फूरिये एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनता है। वही आपने फर्स्ट और सेकंड यूनिट के अंदर लाप्लास पढ़ा, थर्ड के अंदर फूरिये पढ़ा, अब इन दोनों का एक दूसरे से संबंध क्या है, तो उसके बारे में आप यहाँ पढ़ना है। फिर है मॉड्यूलेशन थ्योरम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन है तो उसके ऊपर देखेंगे आप, ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है। पार्शियल आइडेंटिटी पढ़नी है, फिर आपको क्या पढ़नी है, कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़नी है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें, ये वाली थ्योरम, पार्शियल थ्योरम, ये आइडेंटिटी, ये आपको ध्यान रखनी है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर है फूरिये ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, जैसे अवकलज पढ़ोगे वहां पर लाप्लास का, वैसे वैसे यहाँ फूरिये का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए नेक्स्ट यूनिट हमारे पास फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ फूरिये ट्रांसफॉर्म। अब देखो फर्स्ट यूनिट लाप्लास, सेकंड उसका यूज देखा, उसका प्रॉपर्टी देखी कि भाई उसका यूज कहीं और स्थितियों में किस प्रकार। थर्ड यूनिट में क्या पढ़ेंगे, फूरिये ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, और फोर्थ में क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फूरिये ट्रांसफॉर्म देखेंगे। यानी पहले उसके बारे में पढ़ो और फिर उसका यूज करो। नेक्स्ट में भी क्या है, फूरिये के बारे में पढ़ो, फूरिये ट्रांसफॉर्म के बारे में, और फिर उसका यूज करो। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, देखिए फूरिये रूपांतरण के अनुप्रयोग, परिसीमा मान समस्या, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग भी और आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग भी, एंड द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलन समीकरण। तो यहाँ देखिएगा पहला क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ फूरिये ट्रांसफॉर्म, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ के आना है, ये आपको पढ़ के ही जाना, एप्लीकेशन ऑफ फूरिये ट्रांसफॉर्म ऑफ सॉल्व ऑफ बीवीपी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे ध्यान देना, इसकी क्वेश्चंस को जरूर जरूर सॉल्व करके आगे देखना। एंड द पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की यानी द्वितीय कोटि की आपके पास जितने भी समीकरण होंगे उनको सॉल्व करना, पर किसके थ्रू, फूरिये रूपांतरण के थ्रू सॉल्व करना। पांचवी यूनिट है जेड ट्रांसफॉर्म। अब जब यदि आप 3 से 4 यूनिट पढ़ लेते हो तो आप इसको थोड़ा सा गैप दे सकते हो, बाकी यूनिट ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना क्योंकि वो फॉर्मूला आधारित है, उसमें आपकी स्पीड ज्यादा बैठेगी, वो स्कोरिंग हो सकती है। अब देखो इसमें सबसे पहले इसकी क्या पढ़नी है, डेफिनेशन परिभाषा, क्योंकि यहाँ से छोटा क्वेश्चन बन। फिर चेंज ऑफ स्केल एंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, भाई जेड ट्रांसफॉर्म करने पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है, भले वो लाप्लास के लिए शिफ्टिंग हो भले यहाँ पर हो, आगे देखिएगा। फिर आपके पास है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, सेम का सेम है, जैसे लाप्लास की टॉपिक है, जैसे फूरिये की टॉपिक है, वैसे वैसे जेड ट्रांसफॉर्म के टॉपिक होंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल सम एंड कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, ये सारी आपको पढ़नी है। इतना सब पढ़ोगे, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप कोई भी 3 यूनिट कर लो और 3 यूनिट के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करो और उन्हीं के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि लाप्लास की बुक में आपको, अभी मेरे पास मैकेनिक्स हो तो अभी तो अवेलेबल नहीं है, पर आप लाप्लास की बुक देख सकते हो, ये ऐसी बुक आती है लाप्लास की, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक एक क्वेश्चन अच्छे से किया हुआ, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।